नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। बिहार में आज एक तरह से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। बिहार सरकार टूट के कगार पर एक तरह से पहुंच गई है। नीतीश कुमार और लालू यादव के यहां अलग अलग विधायकों की बैठक हो रही है। तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और जानकारियां आ रही हैं, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राज्य सरकार जो विधानसभा वो भंग हो सकती है। आरजेडी जेडीयू सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार से बाहर निकल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फोन कर बता दे, कुछ देर पहले फोन कर मनाने की भी कोशिश की। नीतीश के घर पर नेताओं की बैठक इस समय चल रही है। उधर आपको बता दें, आरजेडी के नेताओं की भी बैठक राबड़ी देवी के निवास पर, जहां पे लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं, ये बैठक चल रही है। बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार पर बयानबाजी ना करने की भी सलाह दे दी गई है पार्टी नेतृत्व की तरफ से। लालू ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, जैसा हमने आपको बताया, और बिहार में सरकार के लिए संकट है। और ये सरकार के लिए भी संकट है और इंडिया अलायंस के लिए भी संकट है, क्योंकि सुबह से एक खबर आ रही थी, नीतीश कुमार जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 30 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल नहीं होंगे, जो ये पहले होने वाला था। और ये सब संकेत मिलने शुरू हो गए 2 दिन पहले से, कि जब नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की तारीफ की थी और परिवारवाद पर प्रहार किया था। कुछ जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक हैं दोनों खेमों के, आइए सुन लेते हैं पहले उनको। क्या जिस तरह से वर्तमान बिहार में राजनीतिक चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सबका अपना अपना दल है, महागठबंधन दल है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, पलटी मारने की बात हो रही है। अरे लोगों के जानते हैं ना, कैसे कहता है पतंग उड़ती है आकाश में धागे के वास्ते। लेकिन ये भाजपा वाला बोल रहा है खाली अपना बात बनवा सरकार है, बात बनाने से कुछ नहीं चलेगा। सुरक्षित है आपकी सरकार? हमारा सरकार तो महागठबंधन के सुरक्षित है। ये आप यहाँ कैसे आए हैं? दर्शन नहीं कर सकते अपने पिताजी से। अचानक हम दिन भर घूम ही रहे हैं, दिन भर घूम ही रहे हैं। मीटिंग था भी हमारा विधानसभा ने गए थे, कहे न जाएंगे। मतलब सरकार रहेगी बिहार में? बिहार में रहेगा करेगी, बरकरार रहेगी सरकार। देखिए, मुझे इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि पर और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की छवि पर किसी तरह की आंच आए। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि वो एनडीए से बाहर आए और हर तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की, उसकी नीतियों की निंदा की है और उसको छोड़कर वो इधर आए थे। तो अब अगर उनकी वहाँ वापसी होती है तो फिर उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न लग जाए। और मेरे साथ आपको बता दें, खास सहयोगी मेरे तमाम जुटे हुए हैं, क्योंकि पल पल की जानकारी आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में अखिलेश शर्मा है, राजीव रंजन आप देख सकते हैं, मारिया भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ी हुई हैं। पहले मैं अखिलेश के पास आऊँगी। अखिलेश, आपसे इस समय क्या देख रहे हैं? पल पल नई नई जानकारियाँ आ रही हैं। सरकार पे तो संकट वहाँ पर अब साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर दोनों नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता अगर अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, विधायकों की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। हालांकि पहले खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से फ़ोन पे बात की है, मनाने की कोशिश की है। हुआ क्या है? देखिए, अब जो आसार हैं उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार की जो विधानसभा है उसको भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें। और अब कोई वैकल्पिक सरकार बनने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं, जो कि मार्च में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अप्रैल मई में तक चुनाव निपट जाएंगे। आप जानते हैं कि पिछली बार भी बिहार में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार भी वैसी कोई संभावना है। तो उन्हीं के साथ विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं। मोटे तौर पर यही फार्मूला बनता दिख रहा है। यही बात नीतीश कुमार लालू यादव से भी कहने के लिए गए थे कि साथ ही चुनाव करा लेते हैं, क्योंकि तब बात की बात कोई किसी को पता नहीं कि तब क्या होगा। लेकिन लालू इसलिए तैयार नहीं थे। लालू चाहते थे कि जो अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों में हुई थी जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ आए थे, उसके मुताबिक ये था कि कुछ समय रहें, फिर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दें। लेकिन दोनों ही बातें नहीं बनी। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को यहाँ विपक्षी गठबंधन में वो जगह नहीं मिली जिसको वो चाहते थे, और दूसरा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अभी तक फिलहाल कोई उनका फैसला हो नहीं पाया। इस बीच बीजेपी अपने विकल्प खुले रख रही थी। यह बात जरूर है कि गृहमंत्री अमित शाह जब जब बिहार गए हैं रिश्ता टूटने के बाद नीतीश कुमार से, वो बोल के आए, डंके की चोट पर बोल के आए कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन अभी उनके रुख में नरमी देखने को मिली जब पिछले
कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या जो पिछड़े साथी उनको वापस लाया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार होगा। इस बीच तमाम बीजेपी नेताओं को बोल दिया गया है कि वो नीतीश कुमार पर बयानबाजी ना करें। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको दिल्ली बुला लिया गया है, उनसे भी अमित शाह की मुलाकात हुई। आज वापस वो दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और विनोद तावड़े जो कि महासचिव हैं बिहार के प्रभारी, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की बैठक हुई, काफ़ी देर ये बैठक चली। इसमें माना गया कि बिहार को लेकर के भी चर्चा हुई है। मोटे तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में बातचीत तय हो चुकी है। राज्यपाल से भी उनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद 40 मिनट तक की मीटिंग चली थी। क्या फॉर्मेलिटीज होगी, किस तरह से होगा, देखिए इसमें एक दो पेज फंस सकते हैं। पहली बात तो कि कैबिनेट जो है रिकमेंड करती है विधानसभा भंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट में आरजेडी के एमएलए भी हैं, आरजेडी के मंत्री भी हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसका रास्ता क्या होगा, ये एक लीगल प्रश्न, इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि अगर विधानसभा भंग होती है नीतीश कुमार की सिफारिश पर, तो वो फिर कितने समय तक एक काम चलाओ मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं, ये भी एक दूसरा प्रश्न है। तो ये मोटे तौर पर प्रश्न है, लेकिन हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक सारे प्रश्नों का हल ढूंढ लिया गया है, सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। और 3 या 4 फरवरी को बेतिया में जो पीएम मोदी की रैली होने जा रही है, संभावना है निधि कि उसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए। बिल्कुल, जो सवालों के हल हैं वो निकाल लिए गए, लेकिन ये सब भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है। बहुत दिलचस्प होता जा रहा है 2024 से पहले हमारे देश में राजनीतिक घटनाक्रम। मारिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में, वहां पर न्यूज रूम में मौजूद हैं, आपके पास क्या जानकारी? जी, जो अखिलेश जी ने बोला है वो बिल्कुल वही, हमारे सूत्र भी हमें यही बता रहे हैं कि ये बस फॉर्मेलिटी बच गई है। और जो भाजपा और नीतीश कुमार के जो टीम है उसके बीच में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और इसकी शुरुआत शायद उस बात पर हुई कि जब कर्पूरी ठाकुर को, जो जननायक माने जाते हैं, जो बिगेस्ट सोशलिस्ट लीडर माने जाते हैं, उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया। तो ये माना गया कि वो जो उसकी टाइमिंग थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो 24 घंटा पहले हुई जब नीतीश कुमार एक रैली करने वाले थे बिहार में, और वो पटना कॉलेज में एक रैली हुई है, पटना वेटनरी कॉलेज में एक रैली हुई। और नीतीश कुमार के कुछ घटनाक्रम और एपिसोड्स हैं जो मैं बताऊंगी, जो बहुत ही इंडिकेटिव हैं। सबसे पहले जब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने हटाया और नेशनल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने तय किया कि वो खुद वापस आएंगे जेडीयू प्रेसिडेंट बनकर, तो ये लगभग माना जा चुका था कि एक कोई ग्राउंड वर्क रेडी हो गया है, पिच तैयार हो गई है, नीतीश कुमार कुछ और मूव करने वाले हैं, क्योंकि ललन सिंह आरजेडी के करीब हो गए थे। तो नीतीश कुमार ने अपने जो इनर सर्कल है, जिसमें अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं और संजय झा हैं, इनका वो एक शतरंज की तरह वो इन्हीं लोगों में अपना शफल और रीशफल करते हैं आरजेडी और बीजेपी के मुताबिक। सो वो उसके बाद आजकल वो अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बहुत करीब माने जा रहे हैं, और यही लोग हैं, ये नेता हैं जो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में बातचीत उनकी चल रही है। तो जब नीतीश कुमार ने जब पहला ट्वीट किया, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, और 15 मिनट के अंदर जो दूसरी ट्वीट हुई है निधि, वो अहम है इसलिए क्योंकि उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को थैंक किया था, उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। और जब वेटनरी कॉलेज में जब उनकी पब्लिक मीटिंग हुई तो उसमें भी उन्होंने केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को थैंक किया, और ये भी याद दिलाया कि जब वो उनका ये डिमांड 2007 से चला आ रहा है। ये याद रखिएगा कि 2007 में यूपीए 1 की सरकार थी, और उस जमाने में लालू यादव एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, और वो रेल मंत्री थे, और उनको माना जाता था कि उनका दबदबा है, सोनिया गांधी उनकी बात सुनती है। तो क्या ये वो इंडिकेट कर रहे थे कि 2007 से हम मांग रहे हैं, और जब यूपीए की सरकार थी तो वो कुछ नहीं कर पाई, और एनडीए की सरकार में उनकी ये बात पूरी हो गई। सो ये बस सब बिल्डअप हो रहा है, और शायद वो जो स्पेक्टिकल है जो फाइनल होगा, जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी साथ में दिखेंगे, उससे पहले कुछ और घटनाक्रम होगी। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ एक और अनाउंसमेंट हो, एक और डिसीजन लिया जाए सेंटर की तरफ से कि ऑनरेबल एग्जिट दिखे। लेकिन सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार की क्या ज़रूरत पड़ गई भाजपा को, क्योंकि भाजपा के जो नेताओं के तेवर थे वो खास तौर पर इस तरह के थे कि नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पलटू राम है, बहुत तरह के आरोप लगा रहे थे वो नीतीश कुमार पर। लेकिन ये भी हो गया है कि वो एक ऐसे वो चेहरा है जो लेफ्ट और राइट में जा सकते हैं और बिना कोई सवाल के, और दोनों तरफ उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है। अभी आप भाजपा के किसी भी नेता से बात कर लीजिए निधि, उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार एक एक्सेप्टेबल लीडर हैं। अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो वो नेचुरल अलायंस नहीं बनता, उनका नेचुरल अलायंस भाजपा के साथ है।
बिल्कुल सम्मानजनक एक तरह से तरीके से कैसे निकलेंगे नीतीश कुमार, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हैं, मेरे सहयोगी रवीश रंजन भी जुटे हुए हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है, ये देख सकते हैं हम सीधे आपको जयपुर ले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। हवा महल के साथ जो तमाम वहाँ की धरोहर हैं वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है जिस तरह से कल 26 जनवरी का जो हमारा गणतंत्र दिवस का जो हमारा कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। आज रात 9 बजे ये लोग यहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे अहम इमारतें हैं जयपुर की, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, वहाँ पर जाकर एक तरह से विश्व को एक संकेत देना कि जो हमारे अन्य शहर भी हैं दिल्ली के अलावा, प्रमुखता से उनको सामने रखने का ये प्रयास है। और ये तस्वीरें हमने आपको जयपुर की दिखाई, लेकिन बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय बना हुआ है। अखिलेश तो हमारे साथ हैं ही, राजीव रंजन के पास में चलूंगी। राजीव, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए क्या हो रहा है आपके आसपास? देखिए, 2-3 जानकारी देनी चाहेंगे कि सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ पा रही कि 7:30 बजे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के 2 बड़े नेता जो बीजेपी के 2 अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी, और दूसरे जो बड़े नेता सुशील मोदी, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि बिहार को लेकर मिलने जा रहे हैं, और बिहार को लेकर 2-3 जो डेवलपमेंट हुआ उसको भी समझने की जरूरत है। 2 दिन पहले जो है नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जो होता है कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती को उस पर परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला करते हैं। समझा जाता है कुछ सीधे लालू यादव पर हमला करते हैं। उसके बाद आज जो है लालू यादव की जो बेटी जो है रोहिणी आचार्य जो है एक्स के जरिए जो है हमला करते हैं और कहते हैं कि जो समाजवाद के कई लोग जो है वो अपनी विचारधारा को बदलते रहते हैं। हालांकि बाद में जाकर ट्वीट को डिलीट कर देती है। तो कई सारे डेवलपमेंट है। इसे साफ तौर पर यह लग रहा है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जेडीयू और राजद के बीच में जो अलायंस हुआ था और जिसको जो मेन सूत्रधार थे ललन सिंह, और ललन सिंह जो हटाया गया उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो यही बताई जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो बीजेपी के साथ आए। और बीजेपी के कई सारे नेताओं का ये कहना है कि अगर चुनाव होता है 2024 का चुनाव होता है लोकसभा चुनाव में, तो उनकी जीतने की संभावना, अगर आरजेडी और जेडीयू अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी संभावना बहुत कम बन जाती है। तो 70 से 80% जो नेता जो है, जो बीजेपी के नेता है बिहार के, वो चाहते थे कि जो नीतीश कुमार जो उनके साथ आ जाए, और साथ अगर आ जाते हैं तो उससे जो चुनाव में जीतने की संभावना वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएंगे। और यही वजह है कि दोनों पक्ष चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाह रहे थे और बीजेपी भी चाह रही थी। दूसरी बड़ी बात है कि जो ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ये चाह रहे थे कि तेजस्वी को जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जो एक सेंटर में जो भूमिका जो चाह रहे थे, खासतौर से जो इंडिया अलायंस जो बना था उसमें जो भूमिका चाह रहे थे वो कम से कम नहीं मिला। और उसी का निराशा ये था कि वो अगर दिल्ली में जब बैठक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल होते, उनको संयोजक तक नहीं बनाया जाता है, तो कई सारी बातें थी। तो वो राष्ट्रीय जिस लेवल पर आना चाह रहे थे वो उनकी बात नहीं हुई। तो वो लगा कि ऐसे हालात में वो करे तो क्या करे, और तेजस्वी भी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, तो दोनों के बीच में कह सकते हैं कि आपस में खटास जो है लगातार बढ़ता चलेगा, और जिसका नतीजा यह है कि आज ये गठबंधन जो है टूट के कगार पर है। बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार के प्रभारी हैं, वहां से निकले होंगे, आपको क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी देखिए निधि, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य तौर पर जो कल केंद्रीय बीजेपी के नेताओं की बिहार के सिलसिले में जो चर्चा हुई है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 अलग अलग पर्यायों पर विचार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री स्तर और नीतीश कुमार के स्तर पर ही होगा, जिसमें से एक पहली जो बात सामने निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी की स्टेट यूनिट है वो नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को दोबारा जो है वो सीएम बनाया जाए, बल्कि बीजेपी का सीएम जो है वो
होना चाहिए और इससे एक अलग तरीके का संदेश कैडर में भी जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ की स्थिति देखें तो बीजेपी विधायकों के मामले में ज़्यादा संख्या वहाँ पर बीजेपी की रही है, लिहाजा बीजेपी का वहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस तरह का एक दबाव बीजेपी का स्टेट यूनिट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व पर डालता दिख रहा है। और दूसरा जो विकल्प है वो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा भंग का प्रस्ताव भी जो है वो बिहार विधानसभा में लेकर आया जाए और लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी बिहार में कराए जा सकते हैं। तो इन कई चीज़ों पर जो है विचार मंथन चल रहा है, लेकिन आखिरी फैसला निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातचीत होती है उसके बाद ही लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को बिहार में रहने के लिए, मतलब खास तौर से पटना बुला लिया है, पटना में रहने के लिए कहा है। तो ये जो सारे संकेत मिल रहे हैं, ये कड़ियाँ ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है और फिर एक बार बड़ा एक फैसला जो है वो नीतीश कुमार अपने कैरियर का लेते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल रौनक, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो सब कुछ साफ तभी होगा जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और क्या निकल कर आता है। अखिलेश, आपसे ये नीतीश कुमार अपने भविष्य को क्या देख रहे हैं? आपको याद होगा इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक हुई थी, हम लोग जब कर रहे थे कार्यक्रम, ये कहा गया था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जल्दी निकल गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइट नहीं दी है, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल वो प्रस्ताव ले आए थे जिसमें संयोजक की बात नहीं थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की गई थी। तो क्या नीतीश कुमार अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि उनको दिख रहा था ना तो प्रधानमंत्री चेहरा बन रहे इंडिया अलायंस का, तो उनके हाथ क्या कुछ रहने वाला है, उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार क्या खोज रहे हैं अपने लिए? उनको क्या मिलेगा अगर विधानसभा भंग भी हो जाती है, चुनाव होते हैं, तो उसके बाद क्या उनको चाह रहे हैं अपने लिए? देखिए, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ गए, तो जो विपक्षी एकता जिसकी आज हम एक तस्वीर देख रहे हैं INDIA गठबंधन के तौर पर, उसका सूत्रपात हुआ। तो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि चाहे ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हो, चाहे के चंद्रशेखर राव का आना हो या तमाम अन्य नेताओं से मिलना हो, तो नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे कि ये गठबंधन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बाकी जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे ममता बनर्जी हों चाहे चंद्रशेखर राव हों, वो ये कहते थे कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार उन नेताओं में से थे जिन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता नहीं हो सकती, विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता। लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उनकी इस बात को एक्नॉलेज करेगी और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। वो कई सुझाव देते रहे कि कन्वीनर होना चाहिए, सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। इन सब बातों पर कोई ध्यान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो पहली बात तो यहाँ से शुरू हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। जो मुंबई में बैठक हुई उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, दिल्ली की बैठक में भी नहीं गए। और बेंगलुरु की बैठक के बाद हमने ये स्टोरी की थी, चलाई थी कि नाराज है नीतीश क्योंकि उनको वो जिम्मेदारियां नहीं मिल रही हैं। अब आप ये देखिए कि नाम जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आता है तो ममता बनर्जी और केजरीवाल बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा देते हैं। वो दो निशाने कर रहे थे, एक तीर से राहुल गांधी को भी डाउन कर रहे थे, नीतीश कुमार को भी डाउन कर रहे थे। नीतीश कुमार इस बात को भांप गए और नीतीश कुमार के अंदर खाते ये भी जानकारी है कि उनको कन्वीनर पद से रोकने के लिए लालू यादव सबसे आगे थे। तो ये भी एक मन में उनके गया कि ये लालू यादव के साथ जो हमारी सरकार चले, लेकिन वो मुझे कन्वीनर बनने से रोक रहे हैं। तो ये भी उनके मन में एक डाउट था। और फिर मुंबई में हाल में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई जिसमें कि हुआ कि नीतीश जी बन जाए कन्वीनर, तो नीतीश जी का आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना, आप लालू जी को बना दीजिए। तो ये जाहिर सी बात थी कि एक तरह का हताशा में दिया गया कही बात थी। और वो भी इसलिए भी हताशा थी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने चेयरमैन बनाने की बात कही। हालांकि आज तक वो दोनों ही फैसले जो है घोषित नहीं हुए, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई। यानी उसको लेकर के भी भ्रम, सीटों के बंटवारे को लेकर भी भ्रम, साझा रैलियों को लेकर के भी भ्रम, कोई अपनी बात कोई कर नहीं रहा। कल जो है ममता अलग हो गई, भगवंत मान ने बोल दिया कि पंजाब में सारी सीटें हम अकेले लड़ेंगे। तो ये सब दिखा रहा है कि ये बिखराव हो रहा है। अब आपका जो सवाल था कि आगे क्या, नीतीश कुमार का देखिए, उन्हें लगता है कि ये एक आखिरी पारी उनकी है। 2025 के चुनाव के बाद वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले थे, ये वो मन से मान चुके थे। अब उनकी पार्टी में चूंकि उनके परिवार का तो कोई व्यक्ति साथ में आया नहीं है कि वो अपनी विरासत उसको सौंप दें, तो उनके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा ये उनके मन में चिंता जरूर है। उनके लिए बेहतर मौका ये है कि एक 5 साल का टर्म उनको अभी मिल जाए। अगर वो बीजेपी के साथ मिलते हैं, साथ में चुनाव होते हैं, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक के लिए या तो मुख्यमंत्री रहे या जो भी एक जिम्मेदारी उनकी रहे, लेकिन उनकी पार्टी स्थिर हो जाएगी, ये उनके मन में एक आश्वासन आ जाता है। इसीलिए वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं।
और बिल्कुल, बीजेपी क्योंकि- का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। बिल्कुल। कल ही केसी यादव ने जब बात कर रहे थे, त्यागी उन्होंने जी कह दिया था, केसी त्यागी जी, उन्होंने ये बोला था कि देखिए ये समय, हमने इंडिया अलायंस को लेकर जो यात्रा की बात की थी राहुल गांधी की, उन्होंने कहा था ये समय यात्राओं का नहीं है, बैठकों का है, सीट शेयरिंग का है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संकेत था। और मैंने उनसे साफ पूछा था 30 तारीख को, जब पहले ये खबर आई थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी, उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार स्टेज शेयर करेंगे राहुल गांधी के साथ, उन्होंने कहा इस पर फैसला नहीं लिया। तो कल से हम लोगों को ये भी संकेत मिलने शुरू हो गए थे। बहरहाल जो स्थिति अब बिहार में बन रही है, ये एक झटका आरजेडी जेडीयू के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि एक और अहम घटक दल, ये नहीं है कि वो अलायंस नहीं कर रहे हैं, वो तो अलायंस से बाहर ही निकलने को जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष को अपनी जो पूरी रणनीति है उस पर ध्यान से, शीघ्रता से विचार करना होगा। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। राम का नाम और विकास का काम दोनों के साथ लेकर प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में एक बड़ी रैली कर जनता के बीच वे पहुंचे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो आज चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंकने आए हैं। मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से की थी। ऐसे में आज बुलंदशहर की सभा को भी 2024 के लोकसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो चुनाव का बिगुल नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंकने आए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जी के दर्शन के बाद उन्हें जनता के दर्शन का सौभाग्य मिला है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था, हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने याद दिलाया कि यूपी लगातार विकास के रास्ते पर है। यूपी के बड़े हिस्से को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट यूपी से शुरू हो रहा है। कई शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर और सड़कों समेत तमाम कामों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। पीएम ने मथुरा और पलवल के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि वो यूपी से सांसद हैं, इसलिए उन पर देश के सबसे बड़े राज्य के विकास के लिए खास जिम्मेदारी बनती है। पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के बड़े हिंदूवादी चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। जाहिर है
विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के मिक्स के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी है। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जयपुर से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जयपुर में चल रहा है। और आपको बता दें दोनों नेता इससे पहले इनका कार्यक्रम रहा। दोपहर करीब 2:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति आए। उनकी अगवानी की थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो राजस्थान के उस समय। इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये रोड शो हो रहा है। हमारे कल जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी करीब 25 साल पूरे हो रहे हैं। 1998 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और पिछले साल ही 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जो बैस्टिल डे परेड पेरिस में होती है उसके मुख्य अतिथि बने थे। तो अब 2024 में इमैनुअल मैक्रों हमारे 26 जनवरी कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। कल दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों की भी बात है। बताया जा रहा है शाम को द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। मैक्रों के 2 दिन के दौरे में रफाल M खरीद पर भी बातचीत के आसार हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी पर भी बातचीत संभव है और इंडो पैसिफिक रोड मैप पर भी चर्चा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, उस पर भी आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ अगर इसका एक और पहलू ये है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति को जयपुर ले जाया गया है। हमने देखा था G20 की जो तमाम बैठकें हुई थी उस पे भी तमाम छोटे शहर हैं, देश भर में बैठकें हुई थी और ये भी एक तरीका है अपने देश में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, देश दुनिया के सामने दिखाने के लिए जयपुर की जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर हैं, हमारी इमारतें हैं, हमारा खान पान है, हमारा सांस्कृतिक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको और बढ़ावा देने के लिए भी एक कोशिश है कि फ्रांस के राष्ट्रपति पहले सीधे जयपुर उतरे और उसके बाद यहाँ पर वो आए हैं। हालांकि इससे पहले जो बाइडेन को भी न्योता दिया गया था कि वो मुख्य अतिथि बने, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और उसके बाद हम देख रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि बने हैं। कल के जो हमारा भव्य कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का, उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज आपको बता दें द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। ये हम देख सकते हैं जयपुर का जो मेन बाज़ार है, जब सब जाते हैं ये उस बाज़ार से हवा महल के सामने से जो ये सड़क जाती है। आइए सीधे एक बार फिर से चलते हैं जयपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रोड शो चल रहा है। आपको बता दें ये लोग किस तरह से हवा महल के रास्ते से आगे गुजर रहे हैं, जो जयपुर का स्थानीय बाज़ार है वहां से, और हम देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अगवानी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। मुख्य अतिथि हैं कल के हमारे जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। आज दोनों नेताओं की एक बैठक भी होने वाली है, उसमें कुछ रक्षा समझौतों पर भी बात आगे बढ़ सकती है। आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस तरह से कहते आए हैं उस पर बढ़ने की कोशिश रहेगी। बहरहाल ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये पूरा रोड शो चल रहा है, जंतर मंतर से हवा महल तक ये रोड शो होगा, उसके बाद हवा महल में रुककर चाय पीने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी और संस्कृति के क्षेत्र में भी। सही कहा आपने। और जिस तरह से 16 अगस्त 2022 की बात की जाए तो प्रेसिडेंट मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के इतर मुलाकात की थी। उसके बाद 2022 में उन्होंने इंडोनेशिया बाली में G20 समिट के इतर द्विपक्षीय वार्ता की। फिर मौका आया फरवरी 2023 का, जब उन्होंने ऐतिहासिक एयरबस और एयर इंडिया के बीच करार को वर्चुअली संबोधित किया और उसका हिस्सा बने। हिरोशिमा में G7 के बैठक में एक बार फिर से उन्होंने
कई सारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मुद्दों को रखा और साइडलाइंस पर बातचीत की। फिर जब वो डेनमार्क से प्रधानमंत्री वापस लौट रहे थे तो पेरिस में वो रुके, और जब दूसरी बार लगातार इमैनुएल मैक्रों चुने गए तो पहले वर्ल्ड लीडर बने उनसे मिलने वाले। तो आपको 1 मार्च 2022 को उन्होंने यूक्रेन संकट को लेकर के, वहां की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को लेकर के उनसे बात की। वार्ता तो कई चरणों में होती रही है। इन फिजिकल जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहुंचे उनके अगवानी के लिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, और आमेर किले का उन्होंने दौरा किया। जंतर मंतर, हवा महल भ्रमण के लिए लोग गए। इस समय ये रोड शो चल रहा है। आपको बता दें 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत है और 9 बजे ये रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, और कल सुबह का कार्यक्रम है। और पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिए मुझे बताया जा रहा है उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। उमा, फिलहाल रोड शो चल रहा है, क्या वहां से जानकारी? जी देखिए, जंतर मंतर से जो रोड शो शुरू हुआ था वो हवा महल पहुंच चुका है। ये जो कैवलकेड है वो उसी काफिले का है, और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो अहम बात है वो है इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा मैक्रों के दौरे का, जयपुर दौरे का। और उसके बाद जो है जो विपक्ष की बातचीत है वो शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच, और साथ में मैक्रों के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर है, विदेश मिनिस्टर है, और साथ ही कल्चरल मिनिस्टर भी हैं। तो जो एक रणनीतिक साझेदारी 25 साल पहले उस बात को पिछले साल जुलाई में 14 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था। जो एक रोड मैप 2047 बनाया गया, और जो इंडो पैसिफिक को लेकर जो एक रोड मैप बनाया गया, उन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा होनी है। एक अहम मुद्दा ये भी है कि डिफेंस डील को लेकर क्या 26 रफाल एम को लेकर जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी, या उसके अलावा स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है, 3 पनडुब्बी की खरीद को लेकर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी। हालांकि ये सब ऐसे समझौते और ऐसे सौदे होते हैं जिसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि मैक्रों यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए हैं और इस तरह से द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, तो एक बार फिर ये तमाम जो मुद्दे हैं वो फोकस में है। बार बार हमें ये जानकारी, जो हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी है कि कोई बिग टिकट डील जो है इस बार अनाउंस होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन जिस तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर फ्रांस पिछले कई दशकों में भारत के साथ उभरा है, वैसे में ये है उड़ान भरेंगे जहाँ कल वो मुख्य अतिथि के तौर पर। और ये हवा महल के सामने हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर चाय है, वहाँ पे चाय पियेंगे, और ये भी कहा जा रहा है UPI के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। बहरहाल देश की बात में इन्हीं तस्वीरों के साथ इतना ही। नमस्कार।